आज हम शेरशाह सूरी की गैर राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने यह देखा कि शेरशाह सूरी ने किस प्रकार से मुगलों को भारत से खदेड़कर बाहर निकाल दिया और भारत में पुनः द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव डाली। बहुत ही कम समय तक वह दिल्ली का सुल्तान रहा। केवल 5 वर्ष तक उसने शासन किया और इस 5 वर्ष के शासनकाल के दौरान उसने अपने शासन व्यवस्था में इतने मौलिक बदलाव किए कि उन मौलिक बदलावों के कारण उसे अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम देखते हैं कि वो कौन कौन से मौलिक बदलाव थे जो शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान किए। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो उसने समझी वो थी कानून व्यवस्था को सुचारू करना। उस समय डाकुओं का भय सर्वत्र व्याप्त था। शेर खां जैसे व्यक्ति जिसने पहले 20 साल तक जागीर को संभाला था, वह जानता था कि साम्राज्य के निर्माण के लिए ज़रूरी है कि सड़कें और व्यापारिक मार्ग निर्बाध रूप से संचालित हो। इसलिए उसने डाकुओं की समस्या को समाप्त करने का निश्चय किया और उसने सबसे पहले इस समस्या को गहराई से समझा। तो पता चला कि डाकुओं और जमींदारों के बीच में गठबंधन है और उस गठबंधन के कारण डाकू है वो लूटपाट करते हैं और कुछ हिस्सा वो जमींदारों को दे देते हैं। इसलिए शेर खां ने डाकुओं और जमींदारों के गठबंधन को तोड़ने के लिए प्रयत्न किए। उदाहरण के लिए फतेह खां जाट जो एक डाकू था, उसका क्रूरतापूर्ण दमन किया और जो जमींदार थे उनके ऊपर भी यह जिम्मेदारी डाल दी कि यदि उस जमींदारी के क्षेत्र में कभी कोई चोरी होती है या डकैती होती है तो उसका माल जब्त करके वापस उस व्यक्ति को सौंपना जमींदार की जिम्मेदारी होगी। यदि जमींदार समय पर चोरी किए गए माल को जब्त नहीं कर पाता है तो जमींदार को अपनी जेब से वो माल देना पड़ेगा, उसकी भरना चुकाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रावधान करने से जमींदारों और डाकुओं के बीच का गठबंधन है वो लगभग नियंत्रित अवस्था में आ गया। संभल और लखनऊ के क्षेत्र में भी लुटेरों का क्रूरतापूर्ण दमन किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही चोरी और राजनी जैसे अपराधों के लिए साधारण प्रायश्चित की सजा रखी, उसके लिए कठोर दंड नहीं रखा ताकि जो चोर है वो चोरी करना छोड़ दे। और यह प्रयास किया गया कि डाकुओं से यदि सड़कें मुक्त रहेगी तो निरापद रूप से व्यापार संभव हो सकेगा। कानूनी व्यवस्था के बाद में उसने जो महत्वपूर्ण बदलाव किए वो सड़क और संचार व्यवस्था में परिवर्तन था। शेरशाह ने सेना और व्यापार की सुगमता के लिए सड़कों के निर्माण और रखरखाव को बढ़ावा दिया ताकि सेना का संचलन एक जगह से दूसरी स्थान पर बहुत ही जल्दी हो जाए और व्यापार है वो बहुत ही सुगमता से हो, बीच में अड़चन नहीं आनी चाहिए। इसके लिए उसने सबसे पहले उस समय का भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग जिसको उत्तरापथ कहा जाता था, उस उत्तरापथ का पुनर्निर्माण करवाया। यह उत्तरापथ बंगाल के सोनार गांव से लेकर के जो उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्र पठानकोट है वहाँ तक जाता था। आज भी यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 के नाम से जाना जाता है। यह मौर्य काल से ही एक व्यापारिक मार्ग के रूप में भारत में विकसित हुआ है और इसी सड़क का नाम ग्रांड ट्रंक रोड दिया जाता है। इस ग्रांड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण भी शेरशाह ने करवाया। उसने एक दूसरी सड़क बनाई जो आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ जाती है। इसका निर्माण उसने जब जोधपुर को जीत लिया तो उसके बाद में करवाया। उसने एक सड़क मार्ग का निर्माण करवाया जो मुल्तान से लाहौर जाता है, क्योंकि मुल्तान एक व्यापारिक केंद्र था
और इन दोनों को जोड़ने के लिए भी एक सड़क का निर्माण कराया। वहीं आगरा से बुरहानपुर जाने वाली एक सड़क का भी निर्माण शेर शाह ने कराया। तो इस प्रकार से स्पष्ट है कि इसने बड़े बड़े राजमार्ग, जिसको आजकल अपन राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, उस प्रकार के राजमार्गों का निर्माण करवाया। अब इन राजमार्गों के साथ साथ उसने सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस के अंतराल पर सराय का निर्माण करवाया और ऐसी उसने 1700 सरायों का निर्माण कराया। अब जो सराय है, उस सराय में अलग अलग धर्म के लोगों के रहने की अलग अलग व्यवस्थाएं हैं और उस सराय का जो प्रमुख अधिकारी है उसको शहना कहा जाता है और उस शहना के नेतृत्व में ही वो पूरी सराय कार्य करती है। वहाँ पर न केवल लोगों के रहने और ठहरने की व्यवस्थाएं थी, बल्कि वहाँ पर मंडी भी लगती थी ताकि आसपास के लोग हैं वो अपनी उपज या अपनी सामग्री को वहाँ बेच सके। साथ ही लगभग प्रत्येक सराय में एक मस्जिद भी अटैच रहती थी जहाँ पर आने जाने वाले लोग नमाज पढ़ सकें। वहीं पर बाज़ार भी लगता था, खास करके साप्ताहिक बाज़ारों का प्रचलन उस समय ज़्यादा था। तो बाज़ार लगते थे जहाँ से एक व्यापारी और विक्रेता दोनों ही सामग्री लेते और ख़रीदते थे। साथ ही डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था को भी इस सराय प्रणाली ने मदद की और इन प्रत्येक सराय को डाक चौकी के रूप में भी रखा गया जहाँ से व्यक्ति डाक लेता और दिया करता था। तो इस प्रकार से उसने सड़क और संचार दोनों व्यवस्थाओं में कुछ मौलिक बदलाव किए। इस प्रकार की व्यवस्था बाद में मुगल शासन के दौरान भी बनी रही। शेरशाह के जो सबसे महत्वपूर्ण सुधार हैं वो आर्थिक सुधार है, जिसको अकबर ने भी बाद में अपने शासनकाल के दौरान लागू किया था। सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान है वो उसका मुद्रा प्रणाली में है, क्योंकि उस समय से पहले भारत में जो सिक्के चलते थे वो थोड़े घटिया किस्म के और मिश्रित हुआ करते थे, लेकिन शेर खां ने जो सिक्का जारी किया वो एक स्टैंडर्ड था, उसका एक मानक था। और वो जो मानक सिक्का बनाया वो मानक रुपया था, जो आज भी रुपया प्रचलन में है, वो शेर खां के द्वारा शुरू किया गया था। वो एक चांदी का एक सिक्का हुआ करता था। साथ ही उसने व्यापार को सुगम बनाने के लिए चुंगी जो है उसको हर जगह पर लेने की बजाय केवल 2 बार लेने की अनुमति दी। पहली बार जब जो सामग्री है वो उस राज्य में प्रवेश करती है उस समय, और दूसरी बार जब उसको बेचा जाता है तब। तो इस प्रकार से केवल 2 बार ही चुंगी देने की प्रणाली प्रारंभ कर दी। इससे पहले हर जमींदार के एकता के अंदर से जब सामान जाता था तो उसके ऊपर चुंगी लग जाती थी। इससे वो माल है वो बहुत ही महंगा हो जाता था, इससे व्यापारियों को नुकसान हो जाता था। इसलिए इसको रोकने के लिए चुंगी को केवल 2 स्थानों पर लेने की व्यवस्था की गई। साथ ही जब चोरी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी मुकद्दम और जमींदार को सौंप दी गई। ये अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जब व्यापारी की मृत्यु हो जाए तो उस समय यह प्रचलन में था कि व्यापारी की मृत्यु होने पर उसका जो माल है वो राजा ले लेता था, और यदि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं होता था तो राजा के पास ही जाता था। लेकिन शेर खां ने यह प्रबंध कर दिया कि व्यापारी की मृत्यु जब हो जाए तो उसका माल उसके उत्तराधिकारी को मिलना चाहिए, न कि शासन के व्यक्तियों को उसका माल हड़पना चाहिए। साथ ही उसने अधिकारियों पर भी कठोर प्रतिबंध लगाते हुए ये कहा कि अधिकारी भी जो भी सामग्री खरीदेंगे वो बाजार भाव से ही खरीदेंगे, अपने रुतबे का प्रयोग करते हुए सस्ते दामों में उसका खरीद नहीं कर सकते। शेर खां ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही मौलिक बदलाव किए, और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण था वह था कनकूत या बटाई प्रणाली के स्थान पर पैमाइश या जब्ती का प्रबंध करना। शेर खां से पहले बटाई या कनकूत के आधार पर लगान का निर्धारण किया जाता था। बटाई या कनकूत का अर्थ क्या होता है? अनुमान लगाना। तो अनुमान है वो फसल कितनी ज़मीन पर बोई गई है, उस ज़मीन की आकार के आधार पर उसका अनुमान लगा दिया जाता था, और फिर उसके आधार पर वो उसका जो कर है वो निर्धारण किया जाता। लेकिन शेर खां ने कहा कि पैमाइश होनी चाहिए, उसको बिल्कुल नापते थे। जब उसके नाप हो जाता कि इतनी ज़मीन पर फसल बोई गई है तो उसके आधार पर ही करना। तो बटाई या कनकूत के आधार पर, पैमाइश के आधार पर, बटाई या कनकूत के स्थान पर पैमाइश के आधार पर उसने जो कर लेने की पद्धति है उसको शुरू किया। साथ ही उसने पट्टे देने शुरू कर दिए, जिसमें कृषि
भूमि का पूरा विवरण दिया होता था कि भूमि किस प्रकार की है, वहाँ सिंचाई होती है या नहीं होती है, कौन सी फसलें बोई जाती है, इस पर अधिकार किसका है, और यदि कोई दूसरा व्यक्ति काश्त करता है तो उसका क्या हिस्सा रहेगा, ये सभी चीज़ें उस पट्टे पर दर्ज की जाती थी। इस प्रकार से पट्टा एक लीगल डॉक्यूमेंट बन गया। शेर खां ने सभी जमीनों को एक जैसा समझने की बजाय जमीन का वर्गीकरण करना उचित समझा और उसने जमीन को 3 भागों में बांटा, अच्छी, मध्यम और खराब। और उस पूरी ज़मीन में जितनी भी ज़मीन अच्छी है, मध्यम है और ख़राब है, इन तीनों का ही जो औसत था, इसकी जो उपज का जो औसत है, उस उपज के औसत का तीसरा भाग लगान के रूप में या कर के रूप में लेना स्वीकार किया। साथ ही स्थानीय दरों के अनुसार ही पैसों में उस कर को कूटा जाता था। कूटने का मतलब है अनुमान लगाना। तो बड़ा साम्राज्य था, प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग खाद्यान्नों की कीमत हुआ करती थी, लेकिन शेर खां ने कहा कि जो स्थानीय बाजार है वहाँ जो कीमत है उसी से उसको पैसों के रूप में कूटा जाए, और फिर यदि किसान चाहे तो पैसे या नकद के रूप में लगान का भुगतान कर दे, या फिर जेंस या अर्थात सामग्री के रूप में, अनाज के रूप में ही उसकी लगान की अदायगी कर दी जाए। ये पूरी प्रणाली लगभग पूरे भारत में उसने लागू की, लेकिन मुल्तान में यह प्रणाली उसने लागू नहीं की। वहाँ पर लगान का 1/4 भाग लिया जाता था और वहाँ पर भी पैमाइश की पद्धति को ज़्यादा महत्व नहीं मिला था। साथ ही शेर खां ने कुछ नए कर भी लगाए, जैसे जरीबाना और मुहासिलन। ये 2 प्रकार के ऐसे कर थे जो ज़मीन की पैमाइश करने वाले लोगों के लिए लगाए गए थे। जरीबाना खेती की माप के लिए और ये अधिकारियों के लिए कि यदि आपकी ज़मीन नापी जाती है तो उन नापने वाले अधिकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए भी टैक्स लगाए गए, जो जरीबाना और मुहासिलन कर कहे जाते हैं। साथ ही उस समय अकाल निरंतर पड़ते रहते थे। अकालों के प्रबंधन के लिए भी एक अतिरिक्त कर लगाया गया, और वो अतिरिक्त कर था कि प्रत्येक बीघा ज़मीन पर 2.5 शेर अतिरिक्त अनाज लेना तय किया गया था, ताकि जब अकाल पड़े तो लोगों की उस समय इस धनराशि से मदद की जा सके। तो इस प्रकार से शेर खां के जो आर्थिक सुधार और खास करके कृषि की सुधार है, ये बाद में मुगल शासनकाल में भी एक मानक के रूप में शासकों के द्वारा अपनाए जाते रहे हैं। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि प्रशासन में किस प्रकार से सुधार किए। यद्यपि उसने कोई मौलिक और बड़े बदलाव तो नहीं किए, लेकिन गांव में पटवारी और मुकद्दम 2 व्यक्ति अधिकारी हुआ करते थे। मुकद्दम है वो साधारणतः फौजदारी के मामलों को देखता था, जबकि पटवारी है वो ज़मीन से संबंधित काम देखता था। वहीं गांव से ऊपर परगना हुआ करता था, जिसमें सिकदार बैठता था, जो एक फौजदार अधिकार हुआ करता था। उसके स्थान पर उसकी मदद करने के लिए मुंसिफ या आमिल हुआ करते थे। शेर खां है वो इस मुंसिफ या आमिल पद को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता था और यह सोचता था कि यह जो पद है ये लाभकारी पद है, इसलिए यहाँ पर भ्रष्टाचार न फैले, इसलिए वह आमिल के पद को 2-2 साल में बदलता रहता था, अर्थात हर 2 साल में आमिल का ट्रांसफ़र हो जाता था। साथ ही वहाँ के खजाने की देखभाल करने और उस खजाने का हिसाब रखने के लिए वहाँ पर खजानदार या फौजदार की भी नियुक्ति की जाती थी। परगने के बाद में जो ऊपरी इकाई थी वो सिख थी, जिसका अधिकारी सिकदार ए सिकदारान था, जो कि एक फौजदारी अधिकारी था। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि शेरशाह के शासनकाल में सिख इकाई और सरकार इकाई के बीच में क्या संबंध था। जैसा कि अब्बास खां शेरवानी और उसके बाद में शेर खां पर जिन भी इतिहासकारों ने काम किया, वो अधिकतर ये सोचते हैं कि शेर खां के शासन प्रणाली में सरकार अधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। सरकार में फौजदार हुआ करता था, जिसको मुक्ता भी कहा जाता है। यह एक फौजदारी अधिकारी हुआ करता था जिसका काम कानूनी व्यवस्था से संबंधित था। वहीं दूसरा अधिकारी मुंसिफ ए मुंसिफान था, जिसका संबंध है वो राजस्व संबंधित मामलों में था। तो इस प्रकार से उसने जो गांव से लेकर के सरकार तक की शासन प्रणाली के बारे में पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। यह भी मुगल काल के दौरान इस प्रणाली को जारी रखा गया। लेकिन जो सूबा है, यह सिस्टम शेर खां के पास था या नहीं था, इसके बारे में हमें स्पष्ट अभी भी नहीं है। इस पर कई इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। उसने सेना में सुधार करते हुए सेना में दाग प्रथा या दागने की प्रथा को शुरू किया। दागने की प्रथा के तहत प्रत्येक सैनिक का और सैनिक के जो घोड़ा है या हाथी है या ऊँट है, उसके ऊपर भी दाग लगाया जाता था। उसका पूरा हुलिया रिकॉर्ड में रखा जाता था ताकि कोई भी उसको बदल न दे।
साथ ही जब सेना युद्ध के लिए कूच करती थी तो शेर खां प्रत्येक सैनिक या सैनिक के सेनापति को पूछती थी कि क्या आप सभी के पास में एकता है। यदि किसी भी व्यक्ति ने कहा कि नहीं मेरे पास एकता नहीं है तो शेर खां उसे हाथों हाथ ही एकता प्रदान कर देता था। तो इस प्रकार से लगभग कहा जा सकता है कि सभी सैनिकों के या सैनिक अधिकारियों के पास में एकता हुआ करता था। तो एक यह जो विचार कि शेर खान ने एकता व्यवस्था को खत्म कर दिया था लगभग असत्य है। शेर खान न्याय के सर्वोच्च आदर्श में विश्वास रखता था। वह यह मानता था कि न्याय से पवित्र कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में यदि न्याय सबको समय पर मिल जाता है तो चारों ओर शांति और संतोष होगा। शेर खान ने अपनी निर्माण रुचि को भी बनाए रखते हुए सहस्त्राम में अपने मकबरे का निर्माण किया जो अपने आप में अद्भुत है। साथ ही उसने यमुना के पास दिल्ली नगर के प्रसार में भी योगदान दिया और उस समय जो रचना हुई उसमें जायसी जिसने पद्मावत और कान्हावत लिखे, ये भी इसके समय के बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक ग्रंथ हैं। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने ये देखा कि शेर खां या शेर शाह सूरी किस प्रकार बाबर के अग्रगामी के रूप में उसने शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अपने मौलिक विचारों को लाते हुए बहुत बड़े बदलाव किए। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू।